नमस्कार। बीए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी प्रश्नपत्र 3 गद्य। आज हम गद्य साहित्य की चर्चा करने जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानी जॉर्ज पंचम की नाक, इस कहानी की चर्चा आज हम करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक यह कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। कहानी का परिचय लेने से पहले हम कमलेश्वर जी के जीवन परिचय से अभिभूत या परिचित होंगे। कमलेश्वर जी नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर है। वर्तमान जीवन की पीड़ाओं और संघर्ष को लेकर उन्होंने कहानी साहित्य को आगे बढ़ाया है। सन 1951 से उन्होंने कहानी लेखन की शुरुआत की थी। उनकी पहली कहानी कॉमरेड अप्सरा मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कमलेश्वर जी ने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के हृदय में आस्था उत्पन्न की, संघर्ष करने के लिए शक्ति जागृत की और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरणा दी। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और नारी को सबल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ पुरातन जीवन मूल्यों के शिकंजे से मुक्त होने के लिए जनमानस को तैयार किया। कमलेश्वर जी ने धर्मयुग मासिक पत्रिका में अय्याश प्रेतों का विद्रोह, दिमागों में दस्तक देते प्रामाणिक लेखन के कथा पात्र आदि शीर्षकों से एक लंबी लेखमाला द्वारा हिंदी कहानी को एक वैचारिक आधार दिया था। उनके लिखे साहित्य से गरीब मजदूरों की पीड़ा हमारे सामने आती है। एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, कालई आंधी, आगामी अतीत, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर आदि कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। सौतन की बेटी, लैला, यह देश, सौतन, साजन की सहेली, राम बलराम, मौसम, आंधी आदि कहानी एवं पटकथा भी उन्होंने लिखे हैं। संपादन में उन्होंने विविध पत्रिकाओं का संपादन किया है। विहान पत्रिका, नई पत्रिका, सारिका, कथा यात्रा, गंगा, इंगित आदि प्रमुख पत्रिकाओं के संपादक के रूप में कमलेश्वर जी ने संपादन किया है। कमलेश्वर जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार है: राजा, निरम बसिया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि आदि कई कहानियां, 300 से अधिक कहानियां कमलेश्वर जी ने लिखी है। 2003 में कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कितने पाकिस्तान, यह उनका उपन्यास बहुचर्चित रहा है। हमारे देश के विभाजन की त्रासदी को लेकर इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। यह उपन्यास पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जनमानस पर उसका कितना गहरा असर हुआ। एक ही उपन्यास पढ़ने के बाद हम पूरी त्रासदी को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं हम उनकी कहानी। ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, मैंने उस स्क्रीन के माध्यम से कमलेश्वर जी का जीवन परिचय आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उनका जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा और इनके कई कहानी और उपन्यासों पर फिल्म बनी गई है, जैसे कि आंधी, मौसम, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम, चंद्रकांता, दर्पण, एक कहानी, ऐसी कई कहानियों पर पटकथा लेखन हुआ है। साथ ही साथ फिल्में भी बन गई है। 1995 में कमलेश्वर जी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। 2003 में कितने पाकिस्तान, इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। तकरीबन आपके सामने है, देख सकते हैं कि 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 से अधिक फिल्मों की पटकथाएं कमलेश्वर जी ने लिखी है। आज हम उनकी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक, इसका अध्ययन करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक, इस कहानी का सारांश हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी की नई कहानी दौर की एक बहुत ही सशक्त और चर्चित कहानी है। इसमें व्यंग्य की तीखी मार से देश की भ्रष्ट शासन व्यवस्था, भ्रष्ट एवं कमजोर प्रशासन तंत्र,
दफ्तरी दुनिया के निकम्मेपन, सरकारी कामकाज का अनीति और देश में पश्चिमीकरण का बढ़ता प्रभाव आदि का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। कहानी की भाषा अत्यंत प्रभावशाली है। वे लिखते हैं, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप रही है। ऐसे में जॉर्ज पंचम की नाक उनके बूथ पर होनी आवश्यक थी। इसी समस्या के समाधान हेतु सभाएं बुलाई जाती है। उनमें जो प्रस्ताव आते हैं वे बहुत बारीकी से हमारी सरकारी कामकाज की नीति और प्रक्रिया की पोल खोलकर रख देते हैं। मूर्तिकार के प्रस्ताव केवल ऊपरी तौर पर एक हास्य को जन्म देते हैं, किंतु उनके पीछे गहरी पीड़ा है कि इस देश के लोग अपने नेताओं की नाक अर्थात राष्ट्रीय अस्मिता को दांव पर लगा सकते हैं, केवल इसलिए कि इनके विदेशी आका या विदेशी लोग प्रसन्न हो सके। पहले इंग्लैंड के संदर्भ में तो अब अमेरिका का संदर्भ में इन स्थितियों में और भी बढ़ोतरी हो गई है। हम जिन्हें अपनी नाक कटाने वाली बात समझ रहे हैं, वास्तव में वे राष्ट्रीय शर्त की बात है। इस रूप में कमलेश्वर जी की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। हमारे समय को इन विसंगतियों का सामना और अधिक विकराल रूप में करना पड़ रहा है। साथ ही हिंदी कहानी का यह मुहावरा भी इस कहानी के द्वारा अभिव्यक्त होता है कि जिसके माध्यम से वह हमारी जीवन की स्थितियों में सार्थक रूप से निरंतर हस्तक्षेप कर रही है। वैसे तो यह कहानी एक व्यंग्य रचना है। आजाद भारत के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर करारी चोट है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के टूटे हुए नाक के बहाने अपनी स्वतंत्रता के लिए नाम देने वाले अनेक महापुरुष और छोटे बच्चों को जिस तरह याद किया है, उसे कई दिशाओं में यात्रा के प्रस्थान का बिंदु पाठक बन जाता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है। सभी भारतवर्ष के अधिकारी दिल्ली सजाने में जुटे हैं। इंग्लैंड में रानी के दर्जी उनकी पोशाक तैयार करने में व्यस्त है, पर दिल्ली गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब है। अतः अधिकारी चर्चामग्न हो गए हैं। निष्कर्ष निकाला जाता है कि रानी के आने से पहले नाक बिठानी है, पर जिस पत्थर की मूर्ति बनी है वह पत्थर लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिल जाता। पूरे देश के महापुरुषों की नाक का नाप लेने पर भी वह नाक पंचम की नाक से मेल नहीं खाती। अतः यह फैसला होता है कि भारतवर्ष के किसी असली जीवित व्यक्ति की नाक मूर्ति पर बिठा दी जाए, और बिठा भी दी जाती है। नाक का मामला हल हो जाता है। अखबार में खबर छपती है, परंतु अखबार में कहीं किसी उद्घाटन की, कहीं किसी भेंट की कोई खबर नहीं छपती। नाक तो सिर्फ एक थी, वह भी बूथ के लिए, फिर पता नहीं क्या हुआ। एक बड़ी ही संजीदगी के साथ लेखक ने यहाँ भारतीय राजनीति पर प्रहार किया है। यहाँ जीवित जनता को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मूर्तियों को सब मिल जाता है। व्यंग्य के सहारे भारत की सही दिशा का अंकन लेखक ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ की है। देखिए, कहानी का सारांश आपके सामने मैंने रख दिया है। कहानी के आधार पर जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों के जवाब भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप देख सकते हैं। आप अपने नोटबुक में इन सवालों के जवाब और सवाल लिख सकते हैं। धन्यवाद।